सभी छात्र छात्राओं को मनीष कुमार नेमा का नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से हमने पिछले वीडियो में देखा था ता है, ती है, ते है वाले सेंटेंसेस बनते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे सेंटेंसेस पर बात करने जा रहे हैं हिंदी के, जो हिंदी में होता ही नहीं है। ये शब्द जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लगता, लगती, लगते, है, हूँ, हो, ये शब्द हिंदी में, हिंदी की मानक भाषा में प्रयोग नहीं होते, लेकिन हम बेधड़क होकर इनको हिंदी में यूज़ करते हैं और इंग्लिश का ट्रांसलेशन करते वक्त हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए आज हम इस वीडियो में सारे लगता, लगती, लगते किस तरीके से आपको इंग्लिश में सुलझाना है उस पर बात करने जा रहे हैं। चलिए हम चलते हैं स्लाइड पर। अब देखिए, सबसे पहले लगता, लगती, लगते, है, हो वाले वाक्य में जब शुरू करने का अर्थ व्याप्त होता है, लगता, लगती, लगते वाले जब वाक्य आप हिंदी में बोलते हैं तो उनके अंदर शुरू करने का बोध होता है, जिसे इंग्लिश में हम स्टार्ट या बिगिन से लिखते हैं। उदाहरण देखिए, ऐसी संरचनाओं को जब भी इंग्लिश में अनुवाद करना हो आपको, तो आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद स्टार्ट लगाना है, फिर टू लगाना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाना है। इन सारे स्ट्रक्चर्स को आप वन बाय वन करके आप अपने रजिस्टर में लिखते जाइए। लगता है, लगता, लगती, लगते का ये पहला स्ट्रक्चर है, जिसमें शुरू करने का अर्थ व्याप्त होता है। जैसे सेंटेंस है, मदर स्टार्ट्स टू स्कॉल्ड इन एवरी मैटर, यानी मेरी माँ मुझे बात बात में डांटने लगती है। मेरी माँ मुझे बात बात में डांटने लगती है, करता तो हमने निकाल लिया, कौन डांटने लगती है? माई मदर। तो यहाँ पर अब आता है लगता, लगती के लिए क्या है, तो आप अच्छे से विचार करेंगे सेंटेंस पर तो आपको पता चलेगा कि माई मदर स्टार्ट्स टू स्कॉल्ड इन एवरी मैटर, मतलब मेरी माँ बात बात में डांटना शुरू करती है ना। तो शुरू करने का अर्थ हम कहाँ से लाते हैं? स्टार्ट से या बिगिन से लाते हैं। तो हमने लिखा माई मदर स्टार्ट्स टू स्कॉल्ड इन एवरी मैटर। वास्तव में सही मानक हिंदी में इस वाक्य का अर्थ है, मेरी माँ शुरू कर देती है डांटना मुझे हर मामले में। तो जब भी आपको लगता, लगती, लगते हैं वाले वाक्यों में स्टार्ट या बिगिन का सेंस मिलता है, तो आपको उन वाक्यों को इंग्लिश में स्टार्ट या बिगिन टू से आपको ट्रांसलेट करना है। जैसे वह, जब भी मैं क्लास में आता हूँ तो बच्चे ताली बजाने लगते हैं। जब भी मैं क्लास में आता हूँ बच्चे ताली बजाने लगते हैं। तो वेन एवर आई एंटर द क्लास, एंटर इंटू नहीं बोलना, क्योंकि एंटर के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगती। वेन एवर आई एंटर द क्लास, ठीक, द चिल्ड्रन, द स्टूडेंट्स स्टार्ट टू क्लैप। क्लैप यानी होता है ताली बजाना। तो ये हमारा लगता, लगती है वाले वो वाक्य जिनमें शुरू करने का अर्थ है। एग्जाम्पल्स देखिए, तुम हमेशा मुझे डांटने लगते हो। अब देखो, मुझे पता है कि डांटना को स्कॉल्ड कहते हैं, हमेशा को ऑलवेज कहते हैं, लेकिन ये लगता क्या है? इस लगते हैं वाले वाक्य को यदि आप अच्छे से देखेंगे, आप थोड़ा सा समझेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर शुरू करने या स्टार्ट या बिगिन का अर्थ छिपा हुआ है। अगर मैं इस वाक्य को ऐसा कहूँ, तुम हमेशा मुझे डांटना शुरू कर देते हो, तो इतनी मानक हिंदी हम नहीं बोलते, हम यूज़ करते हैं लगता, लगती है। तो तुम हमेशा मुझे डांटने लगते हो, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, यू स्टार्ट स्कॉल्डिंग मी ऑलवेज। मैंने अभी बताया था सब्जेक्ट लगाना है, स्टार्ट लगाना है, टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो आप टू या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी लगा सकते हैं या डायरेक्ट वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा सकते हैं। इस रूप में स्कॉल्डिंग जो है वो एक जीरंड है जो यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है। यदि आप टू स्कॉल्ड लिख देंगे तो वो इन्फिनेटिव होगा जो एक नाउन का काम करेगा। आप दोनों तरीके से काम कर सकते हैं। वह रोने लगता है, ये देखिए, ही स्टार्ट्स क्राइंग, मैंने आईएनजी से लगाकर बनाए। आप यहाँ पर ही स्टार्ट्स टू क्राई भी कह सकते हैं। टू टेंशन क्यों लेने लगता है, यानी तू टेंशन लेना शुरू क्यों करता है। इसको हम लिखेंगे वाई डू यू स्टार्ट टेकिंग टेंशन। और अंतिम वाक्य है, वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होने लगती है।
तो हमने लिखा सी स्टार्ट्स गेटिंग एंग्री, गुस्सा होना कहलाता है गेट एंग्री, और उसका आईएनजी फॉर्म है गेटिंग एंग्री। तो सी स्टार्ट्स गेटिंग एंग्री ओवर ट्रिफल्स, छोटे छोटी बातों को इंग्लिश में ट्रिफल्स कहते हैं। दूसरे प्रकार के वाक्य देखिए अब, लगता लगते लगते हैं पर खत्म होते हैं और उनके अंदर पसंद करने का भाव छिपा रहता है। अनुवाद के लिए हम संरचना देख रहे हैं। अनुवाद के लिए हम संरचना ये इस्तेमाल करेंगे, हम सब्जेक्ट लगाएंगे और LIKE लाइक वर्ब लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। इसमें कोई दूसरी वर्ब आपको नहीं लगानी है। उदाहरण देखिए, आई लाइक टी, यानी मुझे चाय अच्छी लगती है, लेकिन हिंदी की मानक भाषा जो है, स्टैंडर्ड हिंदी है जो, उसमें हम कहते हैं कि मुझे चाय अच्छी, मैं चाय पसंद करता हूँ। लेकिन हमारी जो बोलचाल की भाषा है, जिसे इंग्लिश में कॉलोकियल लैंग्वेज कहते हैं, कॉलोकियल लैंग्वेज में हम कहते हैं मुझे चाय अच्छी लगती है, आई लाइक टी। जैसे मुझे इंग्लिश पढ़ाना अच्छा लगता है, तो आई लाइक टू टीच इंग्लिश। जैसे मुझे आपसे बात करना पसंद है, या मैं आपसे बात करना पसंद करता हूँ, तो आई लाइक टू टॉक विद यू, ये एक अलग सेंटेंस है। लेकिन जब लगता लगती है वाली बातों पसंद करने का बोध छिपा हुआ हो, तो हम केवल सब्जेक्ट लाइक और ऑब्जेक्ट लगाकर अपना वाक्य बनाते हैं। जैसे मुझे आइसक्रीम अच्छी लगती है, तो आई लाइक आइसक्रीम। इसी को मानक हिंदी में कहते हैं आई लाइक, इसी को मानक हिंदी में कहते हैं मैं आइसक्रीम पसंद करता हूँ। लेकिन हम इतनी स्टैंडर्ड हिंदी नहीं बोलते, हम लगता लगती का यूज़ करने लगते हैं, जो हिंदी में भी नहीं है। तो आपको लगता लगती वाले वाक्यों को आराम से बड़े गंभीरता से हैंडल करना है। अब चलते हैं हम आगे। अब है सेंटेंस कि लगता लगती है वाले वाक्य में जब महसूस करने का अर्थ छुपा हो। ये सब आप अलग से 1 2 3 4 करके लिख लेंगे। अनुवाद के लिए संरचना तब होगी, सब्जेक्ट लगाएंगे, आप फील लगाएंगे। लगता लगती है वाक्यों में जब महसूस करने का अर्थ होता है, तो हम सब्जेक्ट और फील और ऑब्जेक्ट वर्ब लगाते हैं। जैसे आई फील थर्स्ट इन समर सो मच, गर्मियों में मुझे बहुत प्यास लगती है। तो ये सही हिंदी में ये है कि गर्मियों में मैं बहुत प्यास महसूस करता हूँ। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम कॉलोकियल लैंग्वेज में कह देते हैं मुझे गर्मियों में प्यास लगती है। जैसे मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है, तो मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है, तो मैं तुम्हारे साथ रहना पसंद करता हूँ। पसंद करने को हम लाइक से बोलेंगे, महसूस करने को फील से बोलेंगे। आई लाइक टू हैव योर कंपनी, आई लाइक टू हैव योर कंपनी, मतलब मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगता है रहना। अब मैंने कहा मुझे शर्म लगती है, अब इस वाक्य को मैं कहना है मुझे शर्म लगती है, तो इसमें देखिए पसंद करने का अर्थ नहीं है, इसमें महसूस करने का अर्थ है। अब मैं इंग्लिश में कहूँगा आई फील शेम, शेम मतलब शर्म, या हेजिटेशन भी कहते हैं, शर्मिंदगी, संकोच को हेजिटेशन भी कहते हैं। तो आई फील हेजिटेशन, मुझे शर्म लगती है, मुझे संकोच लगता है, मुझे शर्मिंदगी लगती है। इन सब लगता लगती में महसूस करने का अर्थ छुपा हुआ है। अगला देखिए स्ट्रक्चर नंबर 4, जब लगता लगती वाक्यों में के जैसे कि दिखने का अर्थ छुपा हुआ हो, तब हम संरचना के लिए सब्जेक्ट, लुक लाइक और ऑब्जेक्ट वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे यू लुक लाइक राम, तुम राम के जैसे लगते हो, या तुम राम के जैसे दिखते हो। लेकिन हम अपनी स्टैंडर्ड हिंदी में ये कहाँ बोलते हैं, हम ऐसे करते हैं तुम तो यार अपने पापा जैसे लगते हो, तो यू लुक लाइक योर फादर। तो इस लगता लगती में काय का सेंस छुपा है, लुक लाइक का अर्थ छिपा है, जिसको हम कहते हैं के जैसे दिखना। ध्यान दीजिएगा, लगता लगती लगते हैं वाले वाक्य जब आप ट्रांसलेट करें, जब आप मन में इनको बनाएं, तो आप 4 वर्ब का यूज अच्छे से करें, स्टार्ट का, लाइक का, लुक लाइक का और फील का। फील, लुक लाइक, स्टार्ट और एक आपकी है लाइक वर्ब। तो इन वर्ब्स में ही लगता लगती है का अर्थ छिपा रहता है। बस आप देख लीजिए कौन सी वर्ब से क्या व्यक्त हो रहा है। सॉरी। तो आप इस तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हैं जिनमें के जैसे का अर्थ हो। एग्जाम्पल देख लीजिए कुछ, तू तो धोने की तरह दिखता है यार, तू तो धोने की तरह लगता है,
तो यू लुक लाइक धोनी, इतना सरल ट्रांसलेशन है। वो अपने पापा के जैसे लगता है या वो अपने पापा के जैसे दिखता है, तो ही लुक्स लाइक हिज डैड। तीसरा वाक्य, वो बंदर की तरह लगता है, ये किसी से मत कहना नहीं तो झगड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो वो बंदर की तरह लगता है, ही लुक्स लाइक अ मंकी। तो ये 3 वाक्य आप देख रहे हैं, इन वाक्यों में दिखता है, लगता है, ये आया है, जिसके अंदर लुक लाइक यानी के जैसे दिखने का अर्थ छुपा है, जिसे आप अंग्रेजी में लुक लाइक वर्ब का यूज करके बनाएंगे। आगे चलते हैं। अब कभी कभी हमारे वाक्य हिंदी के लगता है पर खत्म होते हैं, जिनमें सोचता हूँ या मेरे ख्याल से का अर्थ छिपा रहता है। ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में हम सब्जेक्ट, थिंक और दैट लगाकर सेंटेंस नंबर 2 जो भी हो उसको लिख देते हैं। यही वाक्य आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक में रोज ठीक नए नए वाक्यों के तरीके से बताए जाते हैं, लेकिन नहीं, आप इसे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज लेकर समझें तो बहुत अच्छा होगा। उदाहरण देखिए, मुझे लगता है कि आप पागल हो। नहीं, मुझे नहीं लगता कि आप पागल हो। इसको आप ऐसे नहीं लेने कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप वहाँ से मुझसे कहिए कि मुझे लगता है आप पागल हो, तो आपका सेंटेंस सही है। आई थिंक दैट यू आर क्रेजी या मैड। मेरे ख्याल से वो लेट हो रहा है। आई थिंक दैट, देखो आई थिंक दैट और सेंटेंस नंबर 2 हमने लगा दिया, ही इज गेटिंग लेट। तो जब भी आप लगता है बोलते हैं तो आपको सोचता हूँ या मेरे ख्याल से का अर्थ अगर मिलता है तो आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करिएगा। एक वाक्य और देखिएगा, उसे लगता है कि मैं चोर हूँ। ही थिंक्स दैट आई एम थीफ। एक सेंटेंस और देखिए, मुझे नहीं लगता कि वो आएगा। तो आई डोंट थिंक, ये नेगेटिव बन गया, आई डोंट थिंक दैट ही विल कम। तो इस तरीके से स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, हर स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, सो दैट यू मे राइट ऑल द सेंटेंसेस इन योर रजिस्टर at time to time, and you have to memorize all the sentences. You have to learn the techniques to translate the sentence easily. आज हम लगता है वाले वाक्य पढ़ रहे हैं, इसका आप दिमाग में सेंस रखना। सारे लगता है सुलझा दूंगा मैं आपके दिमाग में जो आते हैं। तुम्हें क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक। तुम्हें क्या लगता है मतलब तुम्हारे ख्याल से मैं क्या सोचता हूँ, क्या लगता है, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ लगता है ऐसे आते हैं जिनमें कोई फील, कोई लुक लाइक, कोई लाइक वर्ब, कोई स्टार्ट वर्ब, कोई थिंक नहीं होता है। जैसे मेला लगता है या क्लास लगती है, जैसे मेरी क्लास 9 बजे लगती है। ऐसे वाक्य, ऐसी स्थितियाँ जो कि कोई काम टेम्परेरी होता है और टेम्परेरी होने के बाद खत्म हो जाता है, तो उस लगता लगती है वाले वाक्यों को हम इस टू बी हैंड से बोलते हैं। स्ट्रक्चर आपके सामने, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट्स और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप अपने रजिस्टर में इसी तरह लिख लीजिएगा। तहसील ग्राउंड में, मेरे दमों में तहसील ग्राउंड है, वहाँ की बात कर रहा हूँ। तहसील ग्राउंड में हर साल मेला लगता है। अब इसमें ना फील आना है, ना लुक लाइक आना है, ना लाइक आना है, ना स्टार्ट आना है, ना थिंक आना है। अब आपको लगाना है इस टू बी हैड। मेले को इंग्लिश में फेयर कहते हैं। फेयर का मतलब, जो फेयर शब्द है उसके 3 अर्थ होते हैं। ऐसे शब्द जिसके एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं और स्पेलिंग एक ही होती है, उनको पैरोनिम्स कहते हैं। पैरोनिम्स इंग्लिश में बहुत होते हैं, जैसे FAIR फेयर। फेयर का मतलब गोरा भी होता है, फेयर का अर्थ मेला भी होता है, और फेयर का अर्थ पक्का भी होता है। और इसका एक होमोफोन भी होता है जिसे हम कहते हैं FARE फेयर। ठीक उस फेयर का अर्थ होता है भाड़ा या किराया, जो रेल में, जो ऑटो में, जो बस में हम देते हैं। तो आपको वोकेबलरी के अंतर्गत सिनोनिम्स है, होमोफोन्स हैं, पैरोनिम्स हैं, ये सारी चीज़ें सीखनी है। जब एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, शब्द एक ही हो, स्पेलिंग एक ही हो और अर्थ कई हो, तो उनको इंग्लिश में पैरोनिम्स कहते हैं। तो फेयर एक पैरोनिम्स है जिसके 3 अर्थ हैं। FAIR फेयर मतलब मेला, FAIR फेयर का मतलब होता है गोरा, जैसे माई कलर इज फेयर। ठीक नहीं है लेकिन फिर भी कह रहा हूँ, FAIR फेयर यानी पक्का। ही इज़ माई फेयर फ्रेंड या कल्लू इज़ माई फेयर फ्रेंड, कल्लू मेरा पक्का दोस्त है। तो ये तो मैंने फेयर के बारे में जान लिया। एक दिन हम आपको वोकेबलरी भी पढ़ाएंगे और वोकेबलरी में आपको बताएंगे कि आपको अपना रजिस्टर कैसे बनाना है। फेयर इज टू बी हेल्ड इन तहसील ग्राउंड एवरी ईयर, ये ट्रांसलेट हो गया। माई क्लास इज टू बी हेल्ड एट 9 o'clock, मेरी क्लास लगती है कितने बजे, 9 बजे लगती है। तो ऐसे लगता है वो आप, ठीक है, इस टू बी हेल्ड से सुलझाएंगे। आगे चलते हैं।
जिसमें लगता या लगते ही आता है, जिसमें टाइम का बोध होता है। जब टाइम का बोध हो तो आपको सब्जेक्ट लगाना है, टेक्स लगाना है, टेक या टेक्स जो भी है वो लगाना है और टाइम लगा देना है। ठीक है। यदि आपका आई वी यूदी करता हो तो आपको टेक लगाना है। यदि आपका करता है ही शी इट हो, एक वचन कोई नाम हो, तो आपको टेक्स लगाना है और उसके बाद टाइम लगाना है। उदाहरण देखिए, मुझे खाना बनाने में 1 घंटा लगता है। आई टेक 1 आवर टू कुक फूड। यहाँ फूड नहीं लिख पाया, लिख सकते हैं टू कुक में भी ये सब चीज़ें आ जाएंगी। उसे तैयार होने में आधा घंटा लगता है। सी टेक्स हाफ एन आवर टू गेट रेडी। तुम्हें बदरपुर पहुंचने में 15 मिनट लगते हैं। यू टेक 50 मिनट्स टू गेट टू बदरपुर। तुम्हें वेबसाइट बनाने में कितना टाइम लगता है? तो हाउ लॉन्ग मतलब कितना। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितना। हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू क्रिएट अ वेबसाइट। तुम्हें वेबसाइट बनाने में कितना टाइम लगता है। इसी तरह, क्या तुम्हें नहाने में 2 दिन लगते हैं? डू यू टेक 2 days टू टेक अ बाथ। तो आप देख रहे हैं टेक के बाद समय आ रहा है, तो इसका मतलब होता है लगता है, लेकिन उस समय हम समय का बोध कराते हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। आगे चलते हैं। अब कुछ ऐसे V1 से बनने वाले स्ट्रक्चर जिनमें आपको ही रहता है, ही रहती है और ही रहते शब्द मिलते हैं। हिंदी के ऐसे वाक्य जो ही रहता, ही रहती या ही रहते या खत्म होते हैं, तो उन्हें बनाने के लिए आप कुछ नहीं, इस संरचना का यूज़ कीजिएगा। सब्जेक्ट लगाइए, कीप ऑन लगाइए, कीप ऑन नहीं लगाना, गो ऑन लगा दीजिए, कैरी ऑन लगा दीजिए, वर्ब का ING फॉर्म लगाइए और ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। किन वाक्यों के लिए? जब आपके हिंदी वाक्य ही रहता, ही रहती या रहते पर खत्म हो। जब हम ऐसे वाक्य बोलते हैं तो ऐसे वाक्यों में कार्य के निरंतर चलने का बोध होता है, और कार्य के निरंतर चलने का बोध होता है तो हम वही क्रियाएं लगा देते हैं जो निरंतर चलती हैं। कीप ऑन यानी जारी रहना, गो यानी जारी रहना, कैरी ऑन यानी जारी रखना। आई कीप ऑन स्नेजिंग, तो मैं हमेशा क्या छींकता रहता हूँ, मैं छींकता रहता हूँ, तो आई कीप ऑन स्नेजिंग मतलब मैं छींकने का कार्य जारी रखता हूँ, ये कंटिन्यूशन में चलता है। अब जैसे आपके हिंदी के वाक्यों के अंत आता है पर खत्म हो जाते हैं, लेकिन आता का मतलब कम नहीं होता, यहाँ आता है का मतलब होता है ठीक है कैसे। तो मुझे अंग्रेजी बोलना आता है मतलब मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, तो यहाँ नो का अर्थ आ रहा है, इसलिए आप मुझे अंग्रेजी बोलना आता है, इसकी अंग्रेजी क्या लिखेंगे? आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। जैसे उसे लॉक तोड़ना आता है, ही नोज हाउ टू ब्रेक द लॉक। जैसे तुम्हें फैमिली चलाना आता है, यू नो हाउ टू रन द फैमिली। वो लोगों को बेवकूफ़ बनाना जानता है या उसे लोगों को बेवकूफ़ बनाना आता है। तो ही नोज हाउ टू फूल पीपल। मुझे किसी को पीपल बोलना है, इसको PEOPLE पीपल, पीपल का पेड़ होता है ना, वैसे पीपल बोलना है, प्यूपल नहीं कहना। प्यूपल का अर्थ होता है छात्र, PUPIL उसकी स्पेलिंग होती है, तो आपको इसको पीपल पढ़ना है। मुझे किसी को मनाना नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू परसुएट समवन। परसुएट का मतलब होता है किसी को मनाना, सेलिब्रेट त्यौहार मनाना, लेकिन किसी व्यक्ति को मनाना इंग्लिश में परसुएट कहलाता है। इसकी आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए ताकि आप इसे लिख सकें। ठीक, आगे आपके हम और भी सेंटेंसेस ला रहे हैं। मुझे झूठ बोलना नहीं आता है, तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता, यू डोंट नो हाउ टू स्पीक अ लाई। कोशिश करता हूँ, ऐसे हिंदी के बाद जो कोशिश करता हूँ पर खत्म हो जाते हैं तो उन्हें सब्जेक्ट प्लस ट्राई प्लस टू प्लस V1 से हम बोलते हैं। मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश करता हूँ, आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। यदि कोई वाक्य हिंदी की आवश्यकता है या ज़रूरत है पर खत्म हो जाते हैं तो हम उन्हें सब्जेक्ट प्लस नीड और 2 प्लस V1 से बनाते हैं। मुझे समय पर दवाई लेने की ज़रूरत है, आई नीड टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। जैसे तुम्हें इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है तो यू नीड टू लर्न इंग्लिश। तुम्हें यहाँ खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट स्टैंड हेयर। अब आप टू नहीं लगाएंगे, मैंने मॉडल में पढ़ाया है इसको, आप पढ़िएगा नीड का यूज़ मॉडल में मेरे पिछले वीडियो में। यू नीड नॉट स्टैंड हेयर, यानी तुम्हें यहाँ खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नीड टू से बनाना चाहते हैं तो आप बोलेंगे आई डोंट नीड, यू डोंट नीड टू स्टैंड हेयर।
तो इस तरीके से आप आवश्यकता है, ये ज़रूरत है वाली बात, जैसे तुम्हें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, यू नीड प्रैक्टिस टू लर्न इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश सीखने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आपके बाद चाहता हूँ पर ख़त्म हो तो आपको वांट टू से बनाना है। ध्यान दीजिए, वांट और वांट टू में क्या अंतर होता है। जब हम अंग्रेजी में वांट से वाक्य बनाते हैं तो वो डिमांड बताता है, जैसे आई वांट पेन, आई वांट वाटर, आई वांट मोबाइल। तो ये क्या है, मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे पानी चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, आई वॉन्ट मनी। लेकिन अगर मैं कहूँ आई वॉन्ट टू स्पेंड मनी, तो मैं पैसा खर्च करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सिट, मैं बैठना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्टैंड, मैं खड़े होना चाहता हूँ। तो वॉन्ट टू से आता है डिज़ायर या विश। हम इच्छात्मक वाक्यों को वॉन्ट टू से बनाते हैं और ऐसे वाक्य जो डिमांड दर्शाते हैं उनको सिर्फ वॉन्ट से बनाते हैं। तो ये वॉन्ट और वॉन्ट टू का डिफरेंस याद रखना। मैं सब कुछ बताना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टेल एवरीथिंग। अब आपकी हिंदी के बाद यदि ख्वाहिश है आरजू पर खत्म हो तो आपको विश टू लगाना है। इन सब का स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट्स बना लीजिएगा और खूब प्रैक्टिस करके आप कमेंट बॉक्स में इनके उदाहरण लिखिएगा। मेरी अच्छा टीचर बनने की आरजू है, मेरी अच्छा टीचर बनने की ख्वाहिश है या इच्छा है, ये उर्दू के शब्द हैं। आई विश टू बी ए गुड टीचर, सब्जेक्ट आई लगा दिया, विश लगा दिया, टू लगा दिया। और बनना को कहते हैं बी अ गुड टीचर, मतलब एक अच्छा टीचर बनने की आरजू या इच्छा है। तो इस तरीके से आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से बहुत सारे वाक्य जो हैं हैंडल कर सकते हैं। अंतिम वाक्य, ये प्रतीत होता है या ऐसा लगता है। ऐसा लगता है तुम थके हुए हो, तो आपको इट लगाना है, फिर सीम्स का प्रयोग करना है, फिर दैट लगा देना है, फिर सब्जेक्ट सेंटेंस नंबर 2 जो है वो लगा देना है। जैसे ऐसे लगता है तुम थके हुए हो, एक वाक्य तुम थके हुए हो और एक है ऐसा लगता है। ऐसा लगता है वो कहते हैं इट सीम्स दैट यू आर टायर्ड, टायर्ड यानी थके हुए। तो इस तरीके से आपने जो है जान लिया कि कम कैसे लगता लगती वाले वाक्यों को हैंडल करते हैं। यहाँ पर एक पैराग्राफ मैंने लिखा है जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से बनाया गया है और आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इसमें यूज आएगा समझ में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पैराग्राफ को आप लिख लीजिएगा और पढ़कर इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मानसी, मानसी मेरी बेटी का नाम है। मानसी स्टडीज एट अ बिग यूनिवर्सिटी, मानसी एक बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। एट द सेम टाइम, इसका मतलब ये फ्रेज है। अब ये फ्रेजेस हम एक अलग वीडियो में पढ़ाएंगे। एट द सेम टाइम और साथ साथ सी मेंटेन्स अ फुल टाइम जॉब, एक फुल टाइम जॉब भी करती है, सो दैट सी कैन पे फॉर हर ट्यूशन एंड हर लिविंग एक्सपेंसेस। सो दैट यानी ताकि, पढ़ाया था मैंने पिछले वीडियो में सो दैट का यूज, ताकि वह अपनी फीस ट्यूशन की पे कर सके और अपने रहने खाने की एक्सपेंसेस यानी खर्च को पूरा कर मेंटेन कर सके। सो मानसी स्पेंड्स मोस्ट ऑफ द डे एट द ऑफिस, इसलिए मानसी बिताती है ज़्यादातर अपना समय ऑफिस में। देन गोज टू क्लास 3 days a week, और फिर वो जाती है क्लास केवल 3 दिन एक हफ्ते में। सी ऑल्सो स्टेज, अब देखिए फर्स्ट फॉर्म से लिखा है, सी ऑल्सो स्टेज अप लेट एट नाइट टू स्टडी फॉर हर क्लास, और वो रुकती भी है लेट नाइट तक पढ़ने के लिए अपनी क्लासेस में। मानसी डज नॉट डू एनी फिजिकल एक्सरसाइज, मानसी कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करती। बिटवीन वर्क एंड यूनिवर्सिटी, काम के बीच में और यूनिवर्सिटी जाते समय भी। सी इज सो बिजी दैट सी थिंक्स दैट सी डज नॉट हैव टाइम फॉर एनी फिजिकल एक्टिविटी, वो इतनी व्यस्त है कि सी थिंक्स दैट, वो मानती है, सी डज नॉट हैव टाइम कि उसके पास समय नहीं है फॉर एनी फिजिकल एक्टिविटी, किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के लिए। सैडली सी रियरली ईट्स होम मेड मील्स, और बहुत कम ही वो खाती है क्या, घर के बने हुए खाने को। सी यूजली जस्ट ग्रैब्स अ बैग ऑफ चिप्स, वो ले लेती है क्या, चिप्स का एक बैग। एज सी लीव्स हर ऑफिस, जैसे ही वो अपने ऑफिस से निकलती है, टू टेक द बस टू यूनिवर्सिटी, अपनी यूनिवर्सिटी को जाने के लिए। सी डज नॉट हैव टाइम टू मेक अ हेल्दी डिनर व्हेन सी गेट्स होम, और उसको समय नहीं मिलता है हेल्दी डिनर लेने का जब वो घर पर होती है। सी ईट्स लॉट ऑफ पिज़्ज़ाज, मैं आपको बता दूं ये जो PIZZA लिखा है अपन पिज़्ज़ा पढ़ते हैं, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है पिट्सा, 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 गूगल में चेक कर लीजिएगा। सी ईट्स लॉट्स ऑफ पिज़्ज़ा, पिट्सा दैट सी ऑर्डर ओवर द फोन, जो कि वो अपना ऑर्डर देती है काय पर, फोन पर।
आफ्टर डिनर सी स्टार्ट स्टडिंग, खाने के बाद वो पढ़ने लगती है। देखो स्टार्ट वाला स्ट्रक्चर पढ़ा था, सी स्टार्ट स्टडिंग मतलब वह पढ़ने लगती है। एंड प्रिपेयर्स हर असाइनमेंट, और अपने असाइनमेंट तैयार करने लगती है। सी डज नॉट स्लीप वेरी मच, और ज़्यादा नहीं सोती, बिकॉज ऑफ इट सी फील्स ग्रम्पी, और इसके कारण उसको ग्रम्पी फील होता है। व्हेन सी वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जब वो सुबह उठती है। एंड सी इज इरिटेबल एट वर्क, और वो अपने काम में जब जाती है तो बड़ी इरिटेबल होती है, उसको बड़ा गुस्सा आता है। आफ्टर हर लॉन्ग टाइम सी फील्स टायर्ड इन क्लास एंड इट इज़ हार्ड फॉर हर टू कॉन्सेंट्रेट, और ये उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि क्लास में वो कॉन्सेंट्रेट एकाग्र होकर बैठ सके। आई ऑलवेज सजेस्ट मानसी, मैं हमेशा मानसी को सलाह देता हूँ टू टेक रेस्ट, की वो आराम ले, एंड डू एक्सरसाइज, और व्यायाम करे, एंड टेक केयर हर सेल्फ, और अपने आप की क्या करे, ठीक देख रेख भी करे। तो यहाँ पर जो पैराग्राफ लिखा है, इट इज़ ऑल अबाउट मानसी। मानसी के बारे में आप पढ़िए। इतना पढ़ने के बाद जब आप पढ़ लें तो आपको इसको अब 4 या 5 लाइन इसकी आपको आईने के सामने खड़े होकर बोलना है, ताकि इसका एक आपको बोध होने लगे कि हम कब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किस मकसद के लिए करते हैं। टाइटल इसका टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तो इतना आप पढ़िएगा। अब आगे हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे स्पेशल स्ट्रक्चर्स। स्पेशल स्ट्रक्चर के बारे में 2-3 वीडियो पहले से कह रहा हूँ कि आपको स्पेशल स्ट्रक्चर बताऊंगा। आज से हम स्पेशल स्ट्रक्चर शुरू कर रहे हैं। क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, आगे के वीडियो में आप देखेंगे, और उन स्पेशल स्ट्रक्चर से आप एक सेंटेंस बनाकर आप निश्चित रूप से पोस्ट करेंगे कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको मेरी टीचिंग पसंद आती है और आपको रेगुलर ऐसे वीडियोस और ऐसी टीचिंग चाहिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको निरंतर नए नए वीडियो मिलते रहें। वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। इस वीडियो के माध्यम से हम आज स्पेशल स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप अपने मोबाइल के कैमरे को लैंडस्केप मोड में ले लें, और हेडफोन का यूज करें आप अच्छी आवाज सुनने के लिए, ताकि आप सारी चीजों को अच्छे से समझ सके। हमारा पहला सवाल यही होता है कि ये स्पेशल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। तो मैं आप सबको बता दूं कि स्पेशल स्ट्रक्चर्स आपको स्पोकन इंग्लिश के लिए, प्लस जो छात्र छात्राएं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए परीक्षा की दृष्टि से भी उपयोगी सिद्ध होंगे। आइए देखते हैं कि स्पेशल स्ट्रक्चर क्या होते हैं। आपका पहला सवाल जो है यही होता है कि स्पेशल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। तो कभी-कभी अंग्रेजी भाषा में कुछ बातों को टेंस की सहायता से नहीं कहा जा सकता, तब हमें कुछ विशेष संरचना का प्रयोग करना होता है। इसे ही स्पेशल स्ट्रक्चर कहते हैं। आपके मन में दूसरा प्रश्न ये आ रहा होगा कि स्पेशल स्ट्रक्चर्स कैसे बनाए जाते हैं। इसका आंसर जो है वो इन शब्दों में है, मैं पढ़ रहा हूँ। स्पेशल स्ट्रक्चर बनाने के लिए फ्रेज का प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश में एक से अधिक शब्दों को फ्रेज कहते हैं। जैसे फॉन्ड इंग्लिश में एक शब्द है, यदि इसके साथ ऑफ जोड़ दिया जाए तो फॉन्ड ऑफ फ्रेज बन जाती है, जिसका अर्थ का शौकीन या किसी व्यक्ति की पसंद को दर्शाता है। तो जो फ्रेज होती है वो किसी एक पर्टिकुलर अर्थ को दर्शाती है। आइए आगे चलते हैं। अब आपका तीसरा प्रश्न आपके मन में ये है कि स्पेशल स्ट्रक्चर बनाने के लिए संरचना क्या होती है। तो स्पेशल स्ट्रक्चर बनाने के लिए निम्न संरचना का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले आप वाक्य में सब्जेक्ट रख लें, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखें, हेल्पिंग वर्ब के बाद फ्रेज रखें, और फ्रेज के बाद आपको ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। ये फ्रेज क्या होती है आप आगे की स्लाइड्स में देखेंगे और जानेंगे। आप इस स्ट्रक्चर्स को दिमाग में बना लीजिए। इस स्ट्रक्चर से आपको करीब 30 स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं। तो इसमें पहला पॉइंट आपको याद रखना है, यदि हिंदी के वाक्य है, हूं, हो पर खत्म होते हैं, तब हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमें इज एम आर का प्रयोग करना है सभी स्ट्रक्चर्स में। और यदि था, थी, थे आता है हिंदी सेंटेंसेस में, तो हमें उसके लिए वॉज वर्ब का प्रयोग करना है या किया जाता है। गा, गी, गे शब्दों पर यदि आपके हिंदी वाक्य खत्म होते हैं, तो ऐसे वाक्यों में हम विल बी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं एक एक फ्रेज
कौन सी फ्रेज आपको क्या सिखाएगी और कौन सा अर्थ देगी। कंपटीशन में जो विद्यार्थी बैठ रहे हैं उनके लिए जो इंग्लिश आती है उसमें एडजेक्टिव प्रीपोजिशन फ्रेजेस आती हैं जो बड़ी काम की होंगी। तो सबसे पहली फ्रेज हम पढ़ते हैं फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ फ्रेज का हिंदी मायने होता है का शौकीन या पसंद। इस फ्रेज के माध्यम से हम अपना शौक या अपनी पसंद को दर्शाते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में पहला सेंटेंस है मनीष को समोसे, भजिए, पकौड़े, फुल्की, गोलगप्पे खाना बहुत पसंद है। तो इसकी अंग्रेजी देखिए। कर्ता में हमने लिख दिया है सब्जेक्ट पर मनीष, हेल्पिंग वर्ब में इज, फिर हमने लगा दिए फ्रेज फॉन्ड ऑफ और इसके बाद लिख दिया है ईटिंग। ध्यान दीजिए फ्रेज के बाद यदि कोई आपको दूसरी वर्ब जोड़नी है तो हमेशा आईएनजी से जोड़नी है। फ्रेज के बाद आपको यदि कोई दूसरी वर्ब जोड़नी है तो फिर आपको वो आईएनजी से हमेशा जोड़नी है हर फ्रेज के बाद। मनीष इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग या हैविंग। खाने को ईटिंग या हैविंग दोनों कहते हैं। रिसॉल्व, फ्रीटर्स एंड वाटर बॉल्स। समोसे को रिसॉल्व जो है ये शब्द दिया गया है और फ्रीटर्स पकौड़ों को कहते हैं और गोलगप्पों को वाटर बॉल्स कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि मनीष को बहुत पसंद है समोसे, भजिए और गोलगप्पे यानी फुल्की। दूसरा सेंटेंस देखिए। आपका दूसरा सेंटेंस हिंदी का है मैं संगीत का शौकीन। फिर हम एक बार अपना शौक या पसंद बता रहे हैं। इसकी अंग्रेजी के लिए हम यूज करेंगे फॉन्ड ऑफ फ्रेज का यूज और किस तरीके से लिखेंगे आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। सब्जेक्ट में आई लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब के रूप में एम लिख दिया, फ्रेज फॉन्ड ऑफ लगाकर संगीत के लिए यहाँ म्यूजिक जोड़ दिया। यहाँ आईएनजी क्यों नहीं जोड़ा है? क्योंकि यहाँ पर संगीत सुनना या संगीत बजाना ऐसा कोई जिक्र मैंने नहीं किया है। यदि मैं लिखता मुझे संगीत सुनना पसंद है या मैं संगीत सुनने का शौकीन हूँ तो मैं लिखता आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग म्यूजिक। एग्जाम्पल नंबर 3। लोग कपिल शर्मा शो को देखने के शौकीन हैं। तो बड़ी सरल अंग्रेजी है। पीपल, लोग, आर यानी है, फॉन्ड ऑफ यानी बहुत शौकीन है, वॉचिंग यानी देखने के कपिल शर्मा शो। ये हमारे 3 सेंटेंसेस से आपको फॉन्ड ऑफ फ्रेज का अर्थ मिला। आप बहुत सारे सेंटेंसेस बनाते रहिएगा जिससे आपको फॉन्ड ऑफ फ्रेज याद हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फॉन्ड ऑफ फ्रेज के कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं। कई स्टूडेंट ये भी कहते हैं क्या सर शौकीन लिखा आएगा तभी यूज करेंगे। तो कुछ उदाहरण देखिए। जैसे लिखा है अमेरिकन नशीले पेय पदार्थों के बहुत शौकीन होते हैं। तो हमने इंग्लिश लिखा है द अमेरिकन आर वेरी फॉन्ड ऑफ स्टिमुलेंट्स। स्टिमुलेंट्स मतलब कहलाता है वे सब पदार्थ जो नशीले होते हैं। तो कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस आपको मिल जाएंगे। जैसे अगला सेंटेंस है उससे विशेषकर हिंदू धर्म के प्रति अपने लगाव पे जाना जाता है। तो ही वॉज फॉन्ड ऑफ हिंदू रिलीजन। तो यहाँ पर लगाव के लिए, शौक के लिए, पसंद के लिए भी हम फॉन्ड ऑफ का यूज करते हैं। तीसरा सेंटेंस फिर आपके सामने है। टैगोर को बचपन से ही प्रकृति का सानिध्य बहुत भाता था। टैगोर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट सिंस चाइल्डहुड। टैगोर को बचपन से ही जो प्रकृति है बहुत पसंद थी, बहुत लगाव था, बहुत शौकीन थे टैगोर। क्वेश्चन नंबर सॉरी पॉइंट नंबर 4 में आपको सेंटेंस नंबर 4 में यहाँ पर लिखा है ये सभी जातीय आभूषण, ये सभी जातियां आभूषण पहनने की शौकीन होती हैं। ऑल दीज ट्राइब्स आर वेरी फॉन्ड ऑफ पुटिंग ऑन सिल्वर ऑर्नामेंट्स। पुट ऑन एक क्रिया होती है जिसका अर्थ है पहनना। ऑल दीज ट्राइब्स यानी ये सभी जातियां आर वेरी फॉन्ड ऑफ यानी बहुत शौक रखती हैं, उन्हें बहुत शौक होता है पुटिंग ऑन यानी पहनने का, सिल्वर यानी चांदी के, ऑर्नामेंट्स मतलब होता है आभूषण। पांचवा सेंटेंस देखिए। लोगों में दिवाली की उमंग, बहुत उमंग। तो उमंग है, शौकीन है, लगाव, ये शब्द भी आते हैं तो हम फॉन्ड ऑफ का यूज करते हैं। यानी ये नहीं कि हमें शौकीन शब्द मिले, हमें पसंद शब्द मिले, हमें एक प्रकार का फॉन्ड ऑफ से लाइकिंग बतानी है किसी की। पीपल आर वेरी मच फॉन्ड ऑफ द फेस्टिवल ऑफ दिवाली। लोग दिवाली के बहुत दीवाने होते हैं या दिवाली के प्रति लोगों की बहुत उमंग होती है। ऐसा हम लिखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं फॉन्ड ऑफ का। ये हमारी पहली फ्रेज थी फॉन्ड ऑफ। निश्चित रूप से आप सीख गए होंगे फॉन्ड ऑफ का यूज। और भी सेंटेंसेस आप एक्सरसाइज के लिए बनाते रहिए क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इफ यू प्रैक्टिस सो यू विल बी स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट, चलिए अब हम ऐसी बहुत सारी फ्रेजेस पढ़ते रहेंगे। करीब 30 फ्रेज हमें पढ़ना है। चलिए अब आज हम दूसरी फ्रेज को देखते हैं।
दूसरी फ्रेज है सिक ऑफ। यहाँ पर जो फ्रेजेस आ रही हैं उनमें ऑफ जुड़ा हुआ आ रहा है और आगे लिखा हुआ सब एडजेक्टिव है, इसे एडजेक्टिव फ्रेजेस कहते हैं। तो अगली फ्रेज का नाम है सिक ऑफ या फेड अप। इसका मायने क्या होता है? इसका मायने होता है से परेशान या से तंग। चलिए इसके उदाहरण देखते हैं। पहला सेंटेंस हिंदी का है, लोग कोरोना महामारी से परेशान हैं। तो हम सब्जेक्ट पे लिखेंगे पीपल, हेल्पिंग वर्ब आर और फ्रेज लगा देंगे सिक ऑफ द पैंडेमिक कोरोना। पैंडेमिक और एपिडेमिक दोनों महामारी को शो करते हैं। पैंडेमिक एक ऐसी बीमारी होती है जो विश्वव्यापी होती है और सभी जगह फैल जाती है। तो पीपल आर सिक ऑफ द पैंडेमिक कोरोना, लोग कोरोना महामारी से परेशान है। दूसरा उदाहरण देखिए, जनता महंगाई से परेशान है। हमारा अंग्रेजी वर्ड, द पब्लिक इज सिक ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई। इसकी जगह आप फेड अप विद भी लगा सकते हैं सिक ऑफ की जगह। कंपटीशन में जो भी स्टूडेंट्स बैठते हैं उनको अंग्रेजी जो आती है उसमें ये सिक ऑफ और फेड अप विद फ्रेज में बहुत बार प्रीपोजिशन पूछी जाती है। फेड अप के बाद विद प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है और सिक के बाद ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। तीसरा सेंटेंस आपके सामने, मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ, मैं तुमसे परेशान हूँ। यहाँ हमें ये शब्द नहीं देखने हैं कि कौन सा टेंस है, कौन सी वर्ब यूज होगी, कौन सा परफेक्ट, कौन सा टेंस, ये कुछ नहीं। ये स्पेशल स्ट्रक्चर है, इसमें आप सब्जेक्ट लगाइए आई, आई के साथ हेल्प वर्ब, यदि हूँ लिखा है तो एम, यदि था लिखा है तो हम वॉज वर्ब का प्रयोग करेंगे। मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ या मैं तुमसे परेशान हूँ तो हम इंग्लिश में लिख देंगे आई एम फेड अप विद यू, यानी मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ, मैं तुमसे परेशान हूँ। हम यहाँ सिक ऑफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपको दूसरी फ्रेज भी समझ में आई होगी। चलते हम आगे। आगे तीसरी फ्रेज आपको मिलती है एफ्रेड ऑफ। एफ्रेड ऑफ का मतलब होता है से डरना, किसी का किसी चीज से डर या किसी से भी डर हम एफ्रेड ऑफ फ्रेज से बताते हैं। और स्ट्रक्चर हमारा वही रहेगा जो मैंने शुरू में बताया था। मनीष परेशानियों से नहीं डरता है। अब ये ताहे आया है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बन सकता है, लेकिन आप स्पेशल स्ट्रक्चर से बनाएंगे तो भी बनेगा। स्पेशल स्ट्रक्चर में क्या होगा, मनीष इज नॉट एफ्रेड ऑफ प्रॉब्लम्स, मनीष परेशानियों से नहीं डरता है। दूसरा सेंटेंस, बच्चे कुत्तों से डरते थे। देखिए ये पास्ट टेंस का है। अब देखिए हमारा जो सब्जेक्ट है वो है चिल्ड्रन, पास्ट टेंस के हमने वर्ब लगाया चिल्ड्रन के साथ क्योंकि ये प्लूरल है, और फ्रेज लगाई एफ्रेड ऑफ और फिर लिख दिया डॉग्स। बच्चे कुत्तों से डरते थे। तीसरा सेंटेंस हमारे पास है, लोग अब हाथ मिलाने से डरते होंगे। निश्चित रूप से सब्जेक्ट हमारा है लोग और लोग की जगह हम लिखेंगे पीपल, और अब हमारा सेंटेंस फ्यूचर को डिनोट कर रहा है तो हम विल बी का प्रयोग करेंगे और एफ्रेड ऑफ फ्रेज लगा करके हम उसके बाद यदि वर्ब का यूज हो रहा है तो यहाँ पर हाथ मिलाने से डरते हैं तो यहाँ हाथ मिलाना शेकिंग कहलाता है। हमने शेक क्रिया में आईएनजी लगा दिया और सेंटेंस हो गया पीपल विल बी एफ्रेड ऑफ शेकिंग द हैंड्स, यानी अब लोग हाथ मिलाने से डरते होंगे। लोग हाथ मिलाने से डरते हैं तो इसका अब हम लिख देंगे पीपल आर सिक ऑफ पीपल आर एफ्रेड ऑफ शेकिंग द हैंड्स। चलिए नेक्स्ट, अब थोड़ी सी बात हम आपको बता दें, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब एफ्रेड अकेला यूज होता है तो उसका अर्थ होता है, जैसे लिखा है आई एम एफ्रेड, तो आई एम एफ्रेड का आजकल एडवांस इंग्लिश में यूज होता है आई एम सॉरी के अर्थ में। तो सेंटेंस जैसे लिखा है, आई एम एफ्रेड दैट आई कैन नॉट हेल्प यू, मुझे बड़ा दुख है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, यानी आई एम सॉरी टू टेल यू दैट आई कैन नॉट हेल्प यू। तो आई एम एफ्रेड में आई एम सॉरी, यहाँ एफ्रेड ऑफ नहीं, मैं केवल एफ्रेड की बात कर रहा हूँ। तो एफ्रेड यदि अकेला आता है तो आई एम सॉरी के अर्थ को व्यक्त करता है। सेंटेंस नंबर सेकंड देखिए, आई वॉज एफ्रेड दैट आई कुड नॉट हेल्प माई फ्रेंड्स इन लॉकडाउन, मुझे बड़ा दुख था कि मैं अपने दोस्तों की मदद नहीं कर सका लॉकडाउन में। ये एफ्रेड ऑफ फ्रेज थी और एफ्रेड का यूज था। आप ऐसे ही और 30 phrases हैं, 30 more phrases are there. If you want to learn these 30 phrases, so you have to see the series of the video again. Thanks to all of you. If you like it, please comment.